जी, तो हमने जो टॉपिक आज करना है दैट इज़ लिवर ट्रॉमा। लिवर एक लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है और इसकी फिक्स पोजीशन होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ट्रॉमा के लिए। ब्लंट इंजरीज़ भी हो जाती हैं, पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ भी हो जाती हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन ये ऑर्गन है एब्डोमेन में जिसकी इंजरी होती है। लेकिन अगर एब्डोमिनल इंजरी की डेथ देखा जाए, एब्डोमिनल इंजरी के बाद डेथ देखा जाए, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज़ लिवर ही है कि लिवर ट्रॉमा की वजह से डेथ होती है ज़्यादातर। प्रेज़ेंट कैसे करेगा पेशेंट? तो अब जब लिवर है ना ये ब्लीड बहुत करता है, जब इतना ब्लीड होगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा और इसके अलावा पेरिटोनिज्म के साइंस आपको मिलेंगे, कोई एसोसिएटेड इंजरीज़ मिल सकती हैं और हिस्ट्री मिल सकती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की या किसी फॉल की, इस तरह की हिस्ट्री मिल सकती है। डायग्नोस आपने कैसे करना है, आपने जनरल सर्जरी में देखा हुआ है कि पेशेंट को जो है ना वो एटीएलएस के अकॉर्डिंग किया जाता है कि पहले प्राइमरी सर्वे करना है, फिर साथ ही फास्ट स्कैन कर लेना। फास्ट है वो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन है, 2 टू 3 मिनट्स लगते हैं और आपको पता चल जाता है एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड है या नहीं। फास्ट करके अगर आपको एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड मिला है और पेशेंट के वाइटल भी स्टेबल नहीं हो रहे, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो फिर पेशेंट की फ़ौरन लेप्रोटमी करनी है, इमरजेंसी लेप्रोटमी करके जो भी उसका विसरा ब्लीड कर रहा है उसको मैनेज करना है। लेकिन अगर फास्ट स्कैन आपने किया, आपको ब्लड तो लगा, फ्लूइड नज़र आया एब्डोमेन में, लेकिन पेशेंट स्टेबल है, तो फिर आपने लेप्रोटमी नहीं करनी इमीडिएट, फिर आपने सीटी स्कैन करना है और सारी कंफर्मेशन करानी है, ठीक है? अच्छा, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? पहले तो एटीएलएस गाइडलाइन ये आपने फॉलो करनी है, सारा प्राइमरी सर्वे, एयरवे, ब्रीथिंग, एबीसीडी वाला सारा करना है, ठीक है? रिससिटेट करना है पेशेंट को, उसको व्हाइट बोर्ड कैनुला की मदद से फ्लूइड देने हैं, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी सर्वे करना है, उसका कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा। डेफिनेटिव में मतलब उसको एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस और जो उसके फ्रैक्चर वगैरह है उसका रिपेयर, ये सारा कुछ होगा। अगर पेशेंट जो है ना वो शोक ट्राइएड डेवलप करके और उसको लीथल ट्राइएड कहते हैं, एसिडोसिस, कोएगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया, इसको अवॉइड करना है, ये डेवलप नहीं होनी चाहिए। हमने जनरल में देखा था, हम इसको अवॉइड कैसे कर रहे होते हैं कि हम जो है ना वो हाइपोथर्मिया को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को वार्म फ्लूइड दे रहे होते हैं कि वो जो है ना वो वार्म फ्लूइड उसको दें। दूसरा जो है कोएगुलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं कि जितना प्लाज्मा देने होते हैं, आरबीसीज दें उतने सेल्स दें। और हम इसके अलावा ट्रोमेटिक कोएगुलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्राइनेक्सामिक एसिड दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इस लीथल ट्राइएड को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पेशेंट को करनी है, जितना ब्लड लॉस हुआ है उतना ही आपने ट्रांसफ्यूज़ करना है। और नॉन ऑपरेटिव, अच्छा, अब ना मैनेजमेंट फर्दर इसकी 2 तरह की है। ये तो हमने रिससिटेशन कर लिया ना, इनिशियल मैनेज इमरजेंसी में कर लिया। डेफिनेटली मैनेजमेंट इसकी 2 तरह की, या तो कंजर्वेटिव है या फिर ऑपरेटिव है। अब जो कंजर्वेटिव है ना वो ज़्यादातर यूज़ होती है, 90 टू 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं कंजर्वेटिव से। लेकिन इसका भी क्राइटेरिया है कि कौन से पेशेंट है जिनको आपने ऑपरेशन नहीं करना और मॉनिटरिंग पे ही रखना है, फिर आप उनको आईसीयू में ले जाते हो, उनको मॉनिटर करते हो और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करते हैं ये लोग, लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो वो कौन सा क्राइटेरिया? एक तो पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि उसके वाइटल फॉल करें और आपके मैं इसको कंजर्वेटिव मैनेज कर रहा हूँ। स्टेबल रहना चाहिए पेशेंट और उसमें कोई वो एब्डोमिनल इंजरी ना हो इतनी खास कि आपको लेप्रोटमी करनी पड़े। कॉन्शियस हो पेशेंट और पेरिटोनाइटिस भी ना हो, ठीक है? इन केसेस में फिर आप उसको क्या कर सकते हो, कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हो। लेकिन करना फिर आपने ये है कि उसको आईसीयू में ले जाना है, सर्जिकल आईसीयू में उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होगी, उसका सीटी स्कैन करना है और एसोसिएटेड इंजरी को रूल आउट कर लेना है कि कहीं कोई और सीवियर इंजरी तो नहीं है जिसकी खातिर हमें लेप्रोटमी करनी पड़े। अगर कोई वेसल ब्लीड कर रही है तो आपने उसके लिए ईआरसीपी कर देना है और वेसल में एम्बोलाई रख देना है, ठीक है? और मतलब बाइल लीक कर रहा है तो ईआरसीपी कर देना है और अगर वेसल ब्लीड कर रही है तो आपने एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन कर देनी है। मतलब लेप्रोटमी तो नहीं करे लेकिन आप इस तरह के जो है मनूवर्स करते जा रहे हो और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करवानी है। अगर ज़्यादा इंजरी है तो 4 to 6 वीक तक भी बेड रेस्ट करनी पड़ सकती है। अब ये तो था सिंपल सा मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। रीब्लीड हो सकता है, पैरेन्काइमा में नेक्रोसिस हो सकती है और नेक्रोसिस के बाद एब्सिस बन सकती है, स्यूडो एन्युरिज्म बन सकता है, ईवी फिस्टुला बन सकता है, ठीक है? ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो किन लोगों को करते हैं? वो वाले लोग जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, उनके वाइटल स्टेबल नहीं हो रहे, उनको हमने इतनी ट्रांसफ्यूजन दे दी है, उन्हें पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया है, सीटी पे आपको नज़र आ गया है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ब्लीडिंग चल रही है, ठीक है? यहाँ पेनिट्रेटिंग ट्रोमा है और दूसरे भी इस तरह भी इंजर हुए हैं, तो इन सब केसेस में आपको ऑपरेशन ही करना है, ठीक है? वो वाले पेशेंट जिनका ऑपरेशन करना है उनमें फिर क्या करते हैं, मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं। सब कोस्टल इंसिजन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मिड लाइन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फिर जो है ना वो लीवर को कैसे मैनेज करते हैं, लीवर ब्लीड कर रहा है तो पुश, प्रिंगल या पैकिंग के मैनूवर से। पुश में क्या होता है कि सिंपली लीवर को कंप्रेस करते हैं, डायरेक्टली कंप्रेशन से जो है ना इसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। प्रिंगल में ये करते हैं कि जो पोर्टल ट्राइएड है उसको कंप्रेस करते हैं। अब वो कहाँ पे मिलती है? वो फोराmen विंसलों पे मिल जाती है जिसमें हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट होती है। इसको प्रेस करते हैं तो अगर तो ये जो ब्लीडिंग है ये हेपेटिक वेन या पोर्टल आर्टरी की वजह से, ओ सॉरी, हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन की वजह से हो रही थी तो वो रुक जाती है इसी मैनूवर से, प्रिंगल के मैनूवर से। लेकिन अगर ये ब्लीड जो है हेपेटिक वेन की वजह से, इन्फीरियर वेना केवा की वजह से हो रही होगी तो प्रिंगल मैनूवर से नहीं रुकेगी, ठीक है? इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर आपको डेफिनेटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पुश और प्रिंगल का मैनूवर करने से ब्लीडिंग रुक जाती है और पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है। फिर आपने पेशेंट को रिससिटेट करने के बाद डेफिनेटिव सर्जरी इसकी कुछ देर के बाद होगी फिर। और पैकिंग, पैकिंग में क्या करते हैं कि पैकिंग उस सूरत में करते हैं कि अगर डिफ्यूज़ इंजरी हो, मतलब समझ ना आ रहा हो कि कौन सी वेसल ब्लीड कर रही है, डिफ्यूज़ पूरे लिवर में से ना ब्लीड कर रहा है,
तो इसमें पूरे लिवर को पैक कर देते हैं, लेप्रोटमी का पैक रखते हैं। एक तो लिवर कहाँ पर है, लिवर के सुपीरियर डायफ्राम पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर पैक रख देते हैं, 6 to 10 पैक रख देते हैं। इतने ज़्यादा पैक आपने ऐसे नहीं उसके अंदर रखते जाना कि एब्डोमेन कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाए, यानी एब्डोमेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर सारे विसरा का इस्कीमिया होना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं करना। ठीक है। और पैक जो है वो तकरीबन 36 से 48 आवर्स के बाद रिमूव करते हैं इनको। 80% केसेस में पैकिंग की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। और केयरफुली पैक्स को रिमूव करना है, फिर नॉर्मल स्लाइन के साथ इसको इरीगेट करना है अच्छे से कि रीब्लीड तो नहीं कर रहा, और इरीगेट करना है। अगर कोई डेड टिश्यू है तो उसको भी आपने रिमूव कर देना है, फिर एब्डोमेन को बंद कर देना है। ठीक है, तो ये होती है पैकिंग। ये तब करते हैं अगर डिफ्यूज पेरेन्काइमल इंजरी हो। तो पैक रख देते हैं, जिससे लीवर जो है ना वो रिब्स की तरफ मूव करता है और रिब्स के अगेंस्ट ना प्रेस हो जाता है, उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब ये तो थे जो आपने फ़ौरन फ़ौरन से प्रोसीजर करने हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कुछ डेफिनेटिव प्रोसीजर हैं। डेफिनेटिव प्रोसीजर तब आपने करने हैं कि आपने पश स्प्रिंगल और पैकिंग करके देख लिया, स्टिल ब्लीड कर रहा है, अब आपको डेफिनेटिव करने पड़ेंगे। डेफिनेट में सबसे पहले सिलेक्टिव वास्कुलर रिपेयर। अब देखो, अगर तो पोर्टल वेन ब्लीड करिए तो उसको रिपेयर कर दो, क्योंकि अब वो पेरिंगल मैनोवर से ब्लीडिंग नहीं रुक रही, अब उसको रिपेयर करो। और तो फिर पोर्टल वेन से अगर ब्लीड हो रहा है तो पोर्टल वेन का रिपेयर कर देना। अगर ब्लीड हेपेटिक आर्टरी से है तो आपने पहले कोशिश करनी है उसको रिपेयर करने की, लेकिन वो ठीक ना हो तो फिर आप उसको लाइगेट भी कर सकते हो। अगर बिलरी इंजरीज हैं तो उनको ना मैनेज करना है। बिलरी इंजरीज की ना मैनेजमेंट हम हेपेटोबिलरी चैप्टर 1 में देखेंगे कि अगर एक्यूट इंजरी हो तब कैसे मैनेज करते हैं, क्रोनिक हो तो फिर क्या करते हैं। और अगर आपने कोई प्रिंगल मैनूवर जो है ना वो किया था और कहीं पर भी आपने कॉमन हेपेटिक आर्टरी को लाइगेट कर दिया, तो उस केस में आपको कोलिसिस्टेक्टमी भी करनी पड़ेगी, गोल ब्लैडर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो था कि सिलेक्टिव हमने वेसल्स को सिर्फ रिपेयर कर दिया। उसके बाद कुछ केसेस में हमें लीवर की रिसेक्शन भी करनी पड़ सकती है। वो रिसेक्शन हम नॉन एनाटोमिकल और एनाटोमिकल, इसमें क्या डिफरेंस है? नॉन एनाटोमिकल में ये होता है कि वो जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे ना लिवर के कुछ सेक्शंस, उसको 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, उन सेगमेंट्स के हिसाब से नहीं काटते। जहाँ पर भी आपको मसला नजर आए वहाँ से वेज रिसेक्शन कर देते हैं, जहाँ पे डेड या नेक्रोटिक टिश्यू है उसको निकाल देते हैं। ठीक है। और अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो तो फर्स्ट लेप्रोटमी जो हमने की थी उसी में ये कर देते हैं, लेकिन अगर वो अनस्टेबल हो तो सिर्फ उसका फिर ब्लीडिंग रोकते हैं और उसके बाद उसको रिसिसिटेट करते हैं और सेकंड स्टेज सर्जरी में फिर ये रिसेक्शन करते हैं। लेकिन एनाटोमिकल रिसेक्शन में क्या होता है कि पूरे सेगमेंट्स के हिसाब से रिसेक्शन होती है। अब ये कोई बहुत एक्सपर्ट सर्जन हो तो वो फिर एनाटोमिकल रिसेक्शन कर सकता है। फोर्थ पे आ रहा था टोटल वास्कुलर एक्सक्लूजन। इसमें क्या करना होता है कि आपका जो है ना वो आपने देखा कि ये जो ब्लीड है ये तो इन्फीरियर वेना के पास है या हेपेटिक वेन से था, जो मैंने कहा था कि प्रिंगल मैनोवर से नहीं रुकती। फिर आपने क्या करना है, आपने लिवर को मोबिलाइज करना है। लिवर को मोबिलाइज करके जो है ना उसके सारे लिगामेंट वगैरह डिवाइड करके लिवर को मोबिलाइज करना है, और जो उसका वेसल्स हैं सारी लिवर को सप्लाई करी उन सबको क्लूड करना है। 45 मिनट तक लिवर ये इस्कीमिया बर्दाश्त कर सकता है कि आपने उसकी सारी वेसल्स जितनी भी उसको आ रही हैं जा रही हैं वो सारी अपने इंक्लूड कर दी हैं क्लैंप लगा के। ठीक है, क्लैंप लगा के इंक्लूड कर दी। और फिर आप जहाँ से वेसल डैमेज है वहाँ से उसको रिपेयर करो, और फिर जो है ना उसको क्लैम्प को रिमूव कर दो। इस तरह से टोटल वास्कुलर एक्सक्लूजन की जाती है। 45 मिनट तक लिवर बियर कर सकता है इस इस्कीमिया को। लिवर ट्रांसप्लांटेशन ये हमारे पास होता है कि बहुत सीवियर डैमेज है और कोई इंजरी वगैरह रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा तो फिर आप लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हो, और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट स्टेबल हो। ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, वास्कुलर रिपेयर था, रिसेक्शन था, ये टोटल वास्कुलर एक्सक्लूजन था, ये सारे जो है ना बहुत जो एक्सपर्ट सर्जन है ना वही कर सकता है। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि हेमरेज शुरू हो सकता है अर्ली या लेट, लिवर में एब्सिस बन सकती है। जैसे हमने देखा था कि जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में थी उसमें भी लिवर में एब्सिस बन रही थी। कुछ ना यहाँ पे फिस्टुला बहुत बनती हैं जब आप रिपेयर वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो बिलियरी फिस्टुला बन सकता है, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बन सकता है, बिलियो वीनस फिस्टुला बन सकता है, स्यूडो एनोरिज्म बन सकता है, बिलियरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, लिवर फेलियर। तो ये वाली कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आपने याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो पोर्टल वेन है स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के मिलने से बनती है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल जो प्रेशर 5 से 8 mmHg का होता है, और अगर ये प्रेशर 10 to 12 mmHg तक चला जाए तो फिर उसको पोर्टल हाइपरटेंशन। इसका क्या कॉज है, क्यों होगा? सिरोसिस की वजह से हो जाता है, बर्ट कैरी सिंड्रोम जो आगे हम देखेंगे, और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ये इसके 3 कॉजेज हैं मेजर जिनकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही होती है। जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो जितने भी पोर्टोवेनस सिस्टेमिक जो है ना वो कोलेटरल्स होते हैं वो सारे डायलेट कर जाते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने इसोफिगस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इसोफिगस का मिडिल पोर्शन है वो तो एजाइगस वेन में ड्रेन कर रहा था, लेकिन जो लोअर पोर्शन है वो पोर्टल वेन में उसके ड्रेन जा रही थी, तो वो पोर्टो सिस्टेमिक एक शंट था। तो वो सारी इस तरह के जो शंट है वो सारे डायलेट हो जाएंगे। ठीक है। और जो इसोफिगस वाले क्योंकि वो थोड़े सुपरफिशियल होते हैं तो जब वो डायलेट करते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको विरीसियल ब्लीड कहते हैं। पेशेंट अगर आपके पास अपर जी ब्लीड के साथ आ गया है और आपको पता है कि पेशेंट जो है ना लीवर डिजीज़ का है और ये विरीसियल ब्लीडिंग है, आपने फ़ौरन से क्या करना है, आप पेशेंट को ना जब भी वो अपर जी ब्लीड के साथ है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी रिससिटेशन है कि पेशेंट को हवी फ्लूइड देने हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है।
हाइपोवोलेमिया को बिल्कुल अच्छे से करेक्ट करना है और फिर अर्जेंट एंडोस्कोपी करनी है। अर्जेंट एंडोस्कोपी से क्या होगा, एक तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा कि वेरिसिस की वजह से ब्लीड हो रहा है और गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह की ब्लीड एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जब हमने स्टमक पढ़ा तो हमने वहाँ देखा है कि गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये ब्लीडिंग ही है। ठीक है, तो उसके केस में हम एंडोस्कोपी करके उसकी क्लिपिंग वगैरह कर रहे थे और हैप्पीनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा रहे थे, इस तरह कर रहे थे। और यहाँ पर भी हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये ब्लीडिंग उस अल्सर की वजह से तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि आपने जो है ना वो एंडोस्कोप में से नीडल पास करनी है और एक स्क्लेरोजिंग एजेंट का इंजेक्शन लगा देना है। ठीक है, स्क्लेरोजिंग एजेंट जो है ना वो वेरिसिस के अंदर भी लगा देना और सराउंडिंग में भी लगा देना है। इससे क्या हो जाएगा कि वहाँ पर ना ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा आप बेंडिंग भी कर सकते हो वेरिसिस की। और अगर दोबारा से ब्लीड शुरू हो जाए तो फिर आप दोबारा से स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो। और लेकिन 2 दफ़ा ही की जा सकती है, तीसरी दफ़ा इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर बार-बार करने से बार-बार ब्लीड हो रहा है तो फिर आपको किसी और मेथड को सोचना पड़ेगा, फिर स्क्लेरोथेरेपी से काम नहीं बनेगा। 80% तक वैसे ब्लीडिंग रुक जाती है ना एंडोस्कोपी के ट्रीटमेंट से, कि बेंडिंग से और स्क्लेरोथेरेपी से। अब ड्रग्स भी बहुत इफेक्टिव होती हैं और ड्रग्स में आप ऑक्ट्रियोटाइड, वेसोप्रेसन ये देते हो, क्योंकि ये ना पोर्टल प्रेशर के प्रेशर ना रिड्यूस बहुत कर देती हैं पोर्टल प्रेशर को। जब पोर्टल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो फिर जो ये ब्लीडिंग हो रही थी ये उसी वजह से हो रही थी ना, उनके बैक फ्लो हो रहा है और शंट जो है ना वो डायलेट हो रहा है, तो वो भी रुक जाता है। आगे अगर ये ड्रग्स भी फेल हो जाए और एंडोस्कोपी भी फेल हो जाए, जो आपने ट्रीटमेंट किए तो फेल हो जाए एंडोस्कोपी के, फिर आप बैलून टेम्पोनेट पे आते हो। ये क्या करता है जी बैलून टेम्पोनेट? ये यूजली सफेद एमएल जो तब इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ये ना ब्लीडिंग पॉइंट की उस केस में भी यूज़ करते हैं कि ब्लीडिंग पॉइंट आपको नज़र ही नहीं आ रहा। जब आपको ब्लीडिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा एंडोस्कोपी से, तो फिर आप उसका वो भी नहीं कर सकते कि उस पे बैंड भी नहीं लगा सकते, उस पे इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते। फिर आप बैलून टेम्पोनेट करते हो कि मुझे नहीं पता कहाँ से ब्लीड कर रहा है, लेकिन इसकी मदद से मैं उसको रोकता हूँ। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये ना बैलून होता है उसको इंटर करते हैं और उसको वहाँ पे अंदर जाके जहाँ वो डायलेट हो जाता है तो वो प्रेस करता है वो। ठीक है, बैलून इन्फ्लेट हो जाता है, अंदर जाके 300 ml की एयर से इसको इन्फ्लेट करते हैं और फिर ये ना गैस्ट्रिक फंडस के अगेंस्ट रिट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन आती है और वो ब्लीडिंग रुक जाती है। अच्छा, ये तो करते हैं हम गैस्ट्रिक बैलून में। मतलब 2 इसमें बैलून होते हैं, गैस्ट्रिक और इसोफिजियल। जो इसोफिजियल बैलून है उसको इन्फ्लेट किया जाता है 40 mmHg के प्रेशर तक और फिर ये जो बैलून है इसको 12 आवर्स के बाद डिफ्लेट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने इसको 2 दिन ऐसे ही इन्फ्लेट रखना है, क्योंकि फिर ये प्रेशर नेक्रोसिस करवा सकता है इसोफिगस की। तो 12 आवर के बाद इसको डिफ्लेट कर देना है। ठीक है, कैथेटर अंदर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर में 2 बैलून होते हैं, इसोफिजियल बैलून होता है और गैस्ट्रिक बैलून होता है। दोनों को इन्फ्लेट कर देते हैं और 12 आवर्स के बाद आपने इनको क्या करना है, डिफ्लेट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद है जी टिप्स। टिप्स का प्रोसीजर क्या होता है? टिप्स बहुत हेल्पफुल है और ये मेन ट्रीटमेंट है। मतलब वो ऊपर वाले सारे तो टेम्परेरी से ट्रीटमेंट थे ना, लेकिन ये जो है ये मेन ट्रीटमेंट है। और अगर ड्रग ट्रीटमेंट को और बैलून टेम्पोनर्ड को और एंडोस्कोपी को किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया ब्लीडिंग ने, तो फिर आप जो है ना वो टिप्स कर देते हो। लेकिन टिप्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो है पोर्टल वेन ओक्लूजन। अगर पोर्टल वेन ओक्लूडेड है तब आपने ये नहीं करना। टिप्स में करता है कि ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, हम खुद से एक शंट बना देते हैं जिसकी वजह से पोर्टल का जो ब्लड है वो सिस्टमिक में इंटर होना शुरू हो जाता है और वो जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ सर्जिकल शंट उसने बताया हुआ है। सर्जिकल शंट जो है ना वो आजकल तो परफॉर्म नहीं किए जा रहे, क्योंकि अब तो टिप्स की जाती है या फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही कर दिया जाता है, सर्जिकल शंट नहीं यूज़ किए जाते। लेकिन पहले जो है ना वो सर्जिकल स्टंट ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। इसमें ना ब्लड को डाइवर्ट कर देते थे सिस्टमिक की तरफ। कैसे डाइवर्ट करते थे? स्प्लीनोरेनल, मतलब स्प्लीन की वेन को पकड़ के रीनल वेन के साथ अटैच कर दिया। अब स्प्लीन की वेन में जो है वो पोर्टल ब्लड होता है, रीनल वेन सिस्टमिक होता है। तो स्प्लीन से अगर स्प्लीन का प्रेशर वेन का बढ़ गया, पोर्टल प्रेशर बढ़ गया, तो वो रीनल वेन में आ जाएगा ब्लड। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है ना वो करते थे कि पोर्टल वेन को पकड़ के इन्फीरियर वेना के साथ एनास्टमोस करवा दिया, पोर्टो केवल ये भी किया जाता था। तो ये कुछ ना सर्जिकल शंट पहले यूज़ किए जाते थे। अब इसोफिजियल स्टेपलर ट्रांसेक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि जो लोअर एंड है इसोफेगस का, जिसमें सारे वेरिसेस हैं जो सारे ब्लीड कर रहे हैं, उनको ट्रांसेक्ट कर दो। ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ मोर्टेलिटी रेट इसका ज़्यादा है और इसको भी अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटिव मैनेजमेंट है कि लिवर की वजह से सारा मसला हो रहा है ना, कि लिवर की वजह से सिरोसिस हुआ है और प्रेशर रेज हुआ है, तो आप क्या करो, लिवर को ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, और अगर असाइटिस हो पेशेंट को, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन भी होती है लिवर सिरोसिस में, लेकिन असाइटिस भी होती है, तो असाइटिस के केस में आपने पेशेंट को क्या कहना है, साल्ट रिस्ट्रिक्ट करवाना है, उसका डायूरेटिक देने हैं उसको, पैरासिटिस करना है और पेरिटोवीनस शंटिंग कर दो, किसी वेन में उसके साथ शंट कर दो जिसके पेरिटोनियम का सारा ब्लड उस वेन में चला रहा है। टिप्स प्रोसीजर कर दो, लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर दो। यही सारी मैनेजमेंट जो है ना साइटिस की है। बस एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि साल्ट रिस्ट्रिक्ट, डायूरेटिक और पैरासेंटेसिस। अच्छा, अब आ जाता है जी बर्ड कैरी सिंड्रोम। बर्ड कैरी सिंड्रोम जो होता है ना, ये वीनस ड्रेनेज का ब्लॉकेज अगर हो जाए, आपने देखा था ना कि पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉज ये भी था बर्ड कैरी सिंड्रोम। इसमें होता है कि जो वीनस ड्रेनेज है लिवर की, उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, यानी जो हेपेटिक वेन है। अब क्या होता है कि अब ड्रेनेज लिवर का ब्लॉक हो गया है, तो पीछे जो आर्टरी या वेन लिवर में ब्लड लेकर आ रही है उसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, है ना। मतलब लिवर ड्रेन नहीं हो रहा तो पीछे जमा होता जाएगा, तो पोर्टल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और लिवर कंजेस्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सिरोसिस भी हो सकता है। और जो कॉर्डेड लोब है लिवर का, वो अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि मैंने बताया था कॉर्डेड जो है नंबर 1 सेगमेंट है लिवर का और वो डायरेक्टली इन्फ्रियर वेना केवा में ड्रेन हो रहा होता है, तो इसका कोई लिंक नहीं है कि अगर हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो भी गया तो। ठीक है, ये ठीक रह जाता है। और इसमें जो है
क्यों ये थ्रोम्बस बन जाता है? यूजुअली तब बनता है अगर जो एंटीकोगुलेंट है जैसे प्रोटीन सी एन ऐसे उनकी डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से ना फिर प्रोकोगुलेंट स्टेट हो जाती है और थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है। अगर आप स्कैन करोगे, सीटी स्कैन करोगे तो आपको कंजेस्टेड लीवर नजर आएगा। अभी अर्ली फेज ही है, अभी सिरोसिस नहीं हुआ, तो आपको सिर्फ कंजेस्टेड लीवर नजर आएगा, क्योंकि उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही, वेनस ड्रेनेज नहीं हो रही। लेकिन अगर थोड़ा लेट फेज में जाके करो तो फिर लीवर की सिरोसिस हो चुकी होती है, और जो कॉर्डर लोब है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्योंकि कॉर्डर लोब को सारा काम उसका बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद डायग्नोसिस आपने कंफर्म करने के लिए हेपेटिक वेनोग्राफी करनी है। हेपेटिक वेनोग्राफी में आपको नजर आ जाता है कि हेपेटिक वेन तो ओक्लूडेड है। अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया जाए, सिरोसिस से पहले पहले डायग्नोसिस कर लिया जाए, तो फिर हम टिप्स कर देते हैं प्रोसीजर, क्योंकि इसमें भी पोर्टल हाइपरटेंशन ही है ना, तो टिप्स से वो रिलीव हो जाएगी। लेकिन अगर लेट थोड़ा डायग्नोसिस बने और सिरोसिस हो चुकी हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। तो ये बर्ड कैरी सिंड्रोम है, आसान है। आगे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस इसने बात की हुई है, ये कोलेस्टेटिक डिजीज है, इसकी एटियोलॉजी अभी तक समझ नहीं आई। इसमें होना ये कि लीवर की ना प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होती रहती है, और जो बाइल डक्ट है उनकी ओब्लिट्रेशन हो जाती है। यंग अडल्ट्स में ये ज़्यादा होती है, 70% जो पेशेंट में मेन होते हैं, मतलब प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस मेन में ज़्यादा कॉमन है। प्रेजेंटेशन इसकी नॉन स्पेसिफिक सी होती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज पहले तो एलिवेट होता है, क्योंकि जितने भी हमने देखा था कि बिलियरी रिलेटेड कंडीशन होगी उनमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो जाएगा, तो ये भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, तो इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होता है। साथ ही ये ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ यूजुअली एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो साथ उसको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस भी हो रहा है। और इवन अगर आप कोलोन को रिमूव भी कर दो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, फिर भी ये प्रोग्रेस करता रहता है जो स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है। इन्वेस्टिगेशन इसकी जो है वो कोलेंजियोग्राफी है, ईआरसीपी है, एमआरसीपी है। ईआरसीपी आपको पता है इन्वेसिव प्रोसीजर है, एमआरसीपी जो है वो सिंपली आप इमेजिंग करते हो, और इससे आपको जो है ना इंट्राहेपेटिक डक्ट ऐसे नैरोइंग और इरेगुलर नजर आएंगी, तो आपको समझ आ रहेगा कि ये स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस है। मसले की बात ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कोलेंजियोकार्सिनोमा का, कि अगर ये इसी तरह से अब्लिट्रेशन होती रही और फाइब्रोसिस होती रही तो कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है। आप इसको किसी तरह से प्रोग्रेशन को रोक नहीं सकते। ये आप कर सकते हो कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर दो, ठीक है, और बिलियरी स्टेंटिंग वगैरह करके टेम्परेरी रिलीफ आप ले सकते हो। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की उसने बात की है, ये जो है ना फीमेल्स में ज़्यादा है। तो जो स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है वो मेल्स में ज़्यादा है, और ये जो बिलियरी सिरोसिस है ये फीमेल्स में ज़्यादा है। ये इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें मलेज, लिथार्जी, इचिंग, प्रोराइटिस, ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है। इसके सिनेरियो भी आते होते हैं, तो मलेज होता है पेशेंट को, लिथार्जी, साथ इचिंग बहुत होती है। डायग्नोसिस का कैसे करते हैं, आप एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी देखते हो, वो अगर आपको ब्लड में मिल जाए तो आपको लगता है कि बिलियरी सिरोसिस हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए फिर आप लीवर बायोप्सी करते हो, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही है। आगे उसने कैरोली डिजीज़ की बात की हुई है। कैरोली डिजीज़ जो होती है ना, इसको भी हमने हेपेटोबिलियरी वाले चैप्टर में पढ़ना है, पूरी क्लासिफिकेशन पढ़नी है इनकी। लेकिन यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं कि इसमें जो इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री है ना वो डायलेट हो जाता है। अब देखिए वो जो पहले मैंने आपको सेक्लोरोजिन कोलांजाइटिस बताया था उसमें वो ऑब्लिटरेट हो रहा था, यहाँ वो डायलेट हो रहा है, इंट्राहेपेटिक डायलेट हो रहा है, उसकी वजह से स्टेसिस होना शुरू हो गया बाइल का। जब बाइल स्टेसिस हो रहा है तो अब स्टोन बन सकता है, और इवन बिलियरी सेप्सिस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जहाँ स्टेसिस हो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है। कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल है तो उसको आप ड्रेन करते जाओ, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेन कर लो, और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे दो सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर लिवर का कोई एक सेगमेंट में हुआ है तो उसको रिसेक्ट कर दो, और एंड प्रोसीजर क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट कर दो। तो ये जो जितनी भी डिजीज़ हैं बाइल से रिलेटेड, बाइल चैनल से रिलेटेड, आपको पता है बाइल चैनल लिवर में होते हैं, सारे लिवर में होते हैं। तो अगर ये डायलेट कर जाए तो मसला है, आपको एंड पॉइंट पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। अगर इनमें जो है ना वो ऑब्लिटरेशन होना शुरू हो जाए तो मसला है, आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी वो डिजीज़ है। अभी सिर्फ उसने उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन जब हम हेपेटोबिलियरी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इन सबकी डिटेल्स भी बताएगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो है ना वो लीवर ट्रॉमा की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बतानी है, वो आप लिख लें। लीवर ट्रॉमा तो वैसे हमने कवर कर लिया, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करनी है कि अगर जो है ना वो हम उसकी इंजरी को ग्रेड कैसे करते हैं ना, लीवर की इंजरीज को, और फिर ग्रेडिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी सीवियर इंजरी है। ग्रेड 1 में ये होता है कि जो लीवर है ना उसमें लेसरेशन तो हुई है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर से कम है, 1 सेंटीमीटर से कम लेसरेशन है, तो ये ग्रेड 1 होती है। और अगर 1 से 3 सेंटीमीटर तक की लेसरेशन हो तो ग्रेड 2 होती है। अगर लेसरेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो ये ग्रेड 3 हो जाती है ना, ये आसान है, 3 ग्रेड है तो जब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेसरेशन है। 4 में क्या होता है कि एक लोब लीवर का इफेक्टेड है, लेकिन उस लोब में जो इंजरी हुई है वो लेस देन 75% है, ठीक है। यानी अगर राइट लोब अफेक्टेड है या लेफ्ट अफेक्टेड है, एक लोब अफेक्टेड है और उसमें इंजरी 75% से कम है। ग्रेड 5 में ये होता है कि एक ही लोब अफेक्टेड है लेकिन उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा वो इंजर हो चुका है। और ग्रेड 6 जो लास्ट है उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है लीवर की, या तो मेजर पैटिकल की इंजरी हो गई है, लीवर बेचारा पूरा वर्स्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्लासिफिकेशन थी। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट में जो है वो स्प्लीन करते हैं।